यहाँ तक पूरा गला कटा हुआ। और अंतिम टाइम तक सारे बीच में बैठा रहूंगा। मेरी बेटी कभी भी आत्महत्या नहीं कर सकती। आप ही सोच कर बताइए, क्या कोई जब आत्महत्या करता है तो क्या वो ऐसी हालत में मिलता है? या उन्हें पैसे देकर उन्हें चुप कराया गया? एक 19 साल की लड़की जिसकी आंखों में सपने थे, जो दूसरों के बच्चों को सिखाती थी, एक दिन अचानक गायब हो जाती और 2 दिन बाद खेतों में उसकी लाश मिलती। हर लड़की के पास सपने होते हैं, कभी डॉक्टर बनने का, कभी टीचर बनने का, तो कभी सिर्फ फाइनेंशियली थोड़ा स्टेबल होकर अपनी फैमिली की मदद करने का सपना। आपको पता है, इंडिया में लगभग 70% लड़कियां बड़े सपने देखती हैं, लेकिन सिर्फ 30% उन्हें पूरा करने की हिम्मत कर पाती हैं। इनमें से सिर्फ 20% लड़कियां ही फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होकर अपनी फैमिली की एक्चुअल में मदद कर पाती हैं। कड़वी सच्चाई ये है कि लगभग 25% लड़कियां अपने लाइफ में किसी न किसी तरह का शोषण का सामना जरूर करती हैं, और उनमें से सिर्फ 90% को ही एक्चुअल में न्याय मिल पाता है, और कुछ अपने सपने समाज की बेरहमी या फिर अन्याय की आग में झोंक देती है। चेंज तभी आएगा जब हम लड़कियों को इंसान समझना शुरू करेंगे। हरियाणा के भिवानी डिस्ट्रिक्ट के धानी गांव की 19 साल की मनीषा प्ले स्कूल से बच्चों को पढ़ाकर आइडियल नर्सिंग कॉलेज में अपनी आगे की पढ़ाई का सपना लेकर पहुंची। पापा को फोन करके बताया कि पापा, मैं बीएससी नर्सिंग के लिए पूछताछ करने जा रही हूँ और जल्दी घर लौट आऊंगी। एक पिता की आंखें इंतजार करती रही, लेकिन उनकी बेटी कभी वापस ही नहीं लौट पाई। 2 दिन बाद खेतों में मिलती है उसकी लाश, जिसकी हालत ऐसी कि किसी भी इंसान की उसे देखकर रूह कांप जाए। सिर धड़ से अलग था, चेहरा एसिड से जला हुआ था, गले की नली और शरीर के कई अंग जैसे किडनी और फेफड़े गायब थे। आप ही सोच कर बताइए, क्या कोई जब आत्महत्या करता है तो क्या वो ऐसी हालत में मिलता है? क्या कोई इंसान अपना गला खुद काट सकता है या अपने शरीर के अंग खुद निकाल सकता है? सबसे चौंकाने वाली बात जो सामने आई है वो ये है कि मनीषा ने आत्महत्या की कीटनाशक पीकर। तो आखिर मनीषा ने कीटनाशक पिया कब? गला काटने के पहले या फिर गला काटने के बाद? ऐसे ही कई सवाल हैं जो हम सब के मन में उठ रहे हैं। मनीषा का परिवार फाइनेंशियली वीक था, जिसकी वजह से वो घर में कुछ मदद पहुंचाने के लिए प्ले स्कूल में 5,000 रुपए की नौकरी करती थी, जिससे वो अपने परिवार की मदद कर सके। 11 अगस्त लगभग 1:58 पर मनीषा प्ले स्कूल से पढ़ाकर निकली और लगभग 1.5 किलोमीटर दूर नर्सिंग कॉलेज पहुंची, जिसके बाद मनीषा लापता हो गई। जब मनीषा घर नहीं पहुंची तो मनीषा के दादा ने स्कूल के बस ड्राइवर को कॉल किया और पूछा कि लड़की अभी तक घर क्यों नहीं पहुंची। ड्राइवर ने कहा कि लड़की 4 बजे तक घर आ जाएगी। जब इंतजार करते करते 5 बज गया तो दादा ने मनीषा के पिता को फोन करके ये बात बताई। पिता मनीषा को फोन लगाते लगाते लोहारू से सिंघानी पहुंचे और साथ ही 112 को भी फोन किया। शाम को मनीषा का फोन आता है, लेकिन संजय कॉल नहीं उठा पाता। जब पिता ने वापस कॉल किया तो फोन बंद बताता। फिर पिता 112 की टीम को लेकर नर्सिंग कॉलेज पहुंचे। तब वहां पर 3 लोगों की मौजूदगी थी और तीनों ने शराब पी रखी थी। जब पिता संजय ने उनसे पूछा कि क्या मनीषा नाम की कोई लड़की यहाँ आई थी, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। जब सीसीटीवी दिखाने की मांग की गई तो उन्होंने पहले तो इनकार कर दिया और बाद में सामने आया कि सीसीटीवी खराब, जिस पर कोई भी कार्रवाई नहीं सामने आई। संजय ने जब गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करने की मांग रखी तो लोहारू पुलिस स्टेशन ने शुरू में तो शिकायत दर्ज करने से साफ इनकार कर दिया और एसएचओ अशोक कुमार सहित पुलिस अधिकारियों ने पिता से कहा कि उनकी बेटी भाग गई होगी और 2-4 दिन में वापस लौट आएगी। पिता संजय ने बताया कि मनीषा का फोन शाम के लगभग 6 बजे ऑन हुआ, लेकिन वापस फोन करने पर फिर से स्विच ऑफ बताने लगा। 2 दिन बाद जब मनीषा का शव संदिग्ध हालत में मिला तो पूरे जिले में अफरा तफरी मच गई। लोगों में आक्रोश देखने को मिला। पोस्टमार्टम के बाद परिवार ने मृत शरीर लेने से इनकार कर दिया। परिवार और लोगों ने मांग रखी कि जब तक मनीषा को न्याय नहीं मिल जाता वो अंतिम संस्कार नहीं करेंगे, जिसके बाद सरकार हरकत में आई। एसपी मनवीर सिंह का ट्रांसफर कर दिया और एसएचओ अशोक कुमार, एएसआई शकुंतला, एएसआई अनूप, कांस्टेबल पवन और एसपीओ धर्मेंद्र को निलंबित कर दिया गया और एसपी सुमित कुमार आईपीएस को भिवानी का नया एसपी नियुक्त किया गया।
जिसके बाद एसपी सुमित कुमार ने मनीषा के परिवार वालों से मुलाकात की और आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द इस मामले में उनकी मदद जरूर की जाएगी। जिसके बाद 72 घंटे बीत गए और जनता का प्रदर्शन चलता रहा। फिर सामने आया कि गुनहगार 2 किलोमीटर के दायरे में है और कभी गुमराह किया गया कि गुनहगार पकड़े गए। आगे की जांच में सामने आया एक सुसाइड नोट जारी करने के एक रात पहले पुलिस पूछताछ के लिए मनीषा के घर पहुंची और सभी घर वालों से अलग अलग बैठाकर पूछताछ की। उसके बाद ही इन्वेस्टिगेशन के बाद एक सुसाइड नोट जारी किया गया और इलाके में नेट बंदी करवा दी गई। देर रात 1:30 बजे प्रशासन और कमेटी की मीटिंग हुई, जिसके बाद गुस्साए पंडित जितेंद्र शर्मा ने भीड़ से आग्रह किया धाड़ी लक्ष्मण के शमशान को घेर लिया जाए। तो क्या ये सवाल नहीं उठते कि आखिर पहले ये सुसाइड नोट कहां था? कॉपी गायब होने के बाद ही मनीषा का सुसाइड नोट कैसे सामने आया? और अगर वो सही है तो नेट बंदी क्यों की गई जबकि किसी दंगे या आक्रोश की कोई भी आशंका नहीं थी? कमेटी मीटिंग देर रात को ही क्यों की गई, दिन में क्यों नहीं की गई जबकि पब्लिक मनीषा के लिए इंसाफ मांग रही थी? और सबसे अहम सवाल यह है कि ये सुसाइड नोट 18 अगस्त को ही क्यों मिला? क्या ग्रामीणों और परिवार का आंदोलन बस एक मजाक था हरियाणा सरकार के लिए? परिवार पर दबाव डाला जाने लगा कि वो मनीषा का अंतिम संस्कार जल्दी से जल्दी कर दे। यहाँ तक कि कर्मू सहित लगभग 10 पत्रकारों को बिना किसी सवाल जवाब के अपनी हिरासत में ले लिया गया, जो सच में मनीषा के लिए इंसाफ की मांग कर रहे थे और जनता तक सच्चाई पहुंचा रहे थे। जांच आगे बढ़ी तो प्ले स्कूल के पास एक दुकान की सीसीटीवी फुटेज सामने आई, जिसमें मनीषा साफ साफ नर्सिंग कॉलेज की तरफ जाती दिखाई दी। दावा किया गया कि मनीषा ने 1.5 लीटर कीटनाशक खरीदा था। बाद में यह भी सामने आया कि मनीषा के रजिस्टर पर हस्ताक्षर भी पाए गए हैं। अगर रजिस्टर पर मनीषा के हस्ताक्षर पाए गए तो क्या उनकी फॉरेंसिक जांच हुई? क्या ये हस्ताक्षर वास्तविक थे या फिर बाद में जोड़े गए थे? 13 अगस्त से इंसाफ की लड़ाई लड़ते लड़ते करीब 8 दिन बाद जब परिवार पर दबाव बनाया गया तो परिवार ने 2 शर्तों पर अंतिम संस्कार करने की मांग की। पहला, कि इस मामले की सीबीआई जांच हो और मनीषा का एम्स में फिर पोस्टमार्टम करवाया जाए। लगभग मनीषा का पहले भी 2 बार पोस्टमार्टम हो चुका था, लेकिन एम्स में फिर से एक बार पोस्टमार्टम करवाने की परिवार ने मांग रखी। मनीषा का शव एम्स में भेजा गया और सैंपल्स लिए गए, जिसके बाद मनीषा का अंतिम संस्कार किया गया। पिता का पहले बयान था कि उनकी बेटी मनीषा अपनी जान ले ही नहीं सकती, लेकिन अंतिम संस्कार के बाद पिता ने दबाव में आकर कहा कि उनकी बेटी को निष्पक्ष इंसाफ मिले। तो क्या ये सवाल नहीं उठता कि क्या उन पर किसी प्रकार का दबाव था या उन्हें पैसे देकर उन्हें चुप कराया गया या मजबूर किया गया? इस पूरे मामले में अब एक और बड़ी बात सामने आई है। कुछ चैनल्स का दावा है कि मनीषा का उसके स्कूल के दोस्त के साथ अफेयर था और मनीषा के परिवार इसके चलते मारपीट भी करते थे उसके साथ। हालांकि इसके कोई भी पुख्ता सबूत अभी तक सामने नहीं आए हैं। अगर ये पूरा मामला सच है तो अब तक जांच में इसका खुलासा क्यों नहीं हुआ? ऐसे कई सवाल हैं जो जनता के मन में उठते हैं। तो अब आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो कुछ मनीषा के साथ हुआ, जिस संदिग्ध हालत में वो मिली और जिस तरह से जांच में पहले उसे हत्या के बाद सुसाइड बता दिया गया, क्या ये सही था या फिर किसी बड़ी हस्ती को बचाने की साजिश थी?